तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है भारत का विदेशी व्यापार। इस चैप्टर के आज हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करना है। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले विदेशी व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि भाई विदेशी व्यापार जो है वो आर्थिक विकास का एक इंजन है। ये लाइन किसने बोली है? तो रॉबर्टसन ने ये लाइन बोली है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, पूछ सकता है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, ये किसने कहा है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम 1946 से 1947 की अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो हमारा जो विदेशी व्यापार था, आप जानते ही हैं उस टाइम पे हमारा विदेशी व्यापार अनुकूल था। मतलब हमारे निर्यात जो है वो ज़्यादा थे और आयात जो है वो कम थे। तो कितना था हमारा विदेश व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये था 31 करोड़। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 1947 से 1948, तो ये घट के जो है 14 करोड़ हो गया था। तो ये दोनों डेटा आपको जो है घोल कर पी जाने हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1946 में भी अनुकूल था, 47 में भी अनुकूल था, अनुकूल दोनों में ही था, ठीक है, लेकिन पहले ज़्यादा था और फिर घट के कम हो गया। उसके बाद दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे समझनी है वो क्या है? दो टर्म होती हैं, एक होती है फेमा और एक होती है फेरा। अब आपको ये समझना है कि फेमा क्या होता है और फेरा क्या होता है। पहले तो आपको फेमा की फुल फॉर्म समझनी है। फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है, आ सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है फेमा की फुल फॉर्म होती है। और फेरा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फेरा की जो फुल फॉर्म होती है इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा और फेरा, ये दोनों की फुल फॉर्म आपको जो है घोल कर पी जानी है और आपको ये ध्यान रखना है। पहले तो आप समझिए कि ये दोनों है क्या, ठीक है। तो देखिए इनकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज और मैनेजमेंट और रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि जो हम दूसरे देशों के साथ, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब दूसरे देशों के साथ बात चल रही है, जो भी आयात निर्यात हो रहा है या जो भी दूसरे देशों के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है, वो इन किसी भी टर्म में हो, उससे रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन जिसके अंदर लिखे रहते थे जिस एक्ट के अंदर, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था फेमा या वो कहलाता था फेरा, ठीक है। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मैंने अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा हुआ है फेमा ने फेरा को 29 दिसंबर 1999 को प्रतिस्थापित किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले चलता था फेरा और फिर कौन आ गया? फिर आ गया फेमा। मतलब पहले चलता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती थी, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको ख़त्म करा गया, इसको रिप्लेस किया गया और अब इसको ख़त्म करके क्या लाया गया? फेमा को लाया गया। तो आपसे वो पूछ सकता है कि फेरा को किसने रिप्लेस किया है, किसने प्रतिस्थापित किया है? तो फेरा को जो प्रतिस्थापित किया है वो किया है फेमा ने। और कब किया है? डेट आपको जो है ध्यान रखनी है, 29 दिसंबर 1999। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों काम सेम ही करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इस एक्ट के अंदर लिखे जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, और आपको इसमें इतना ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं विदेशी व्यापार की रचना की, देखो विदेशी व्यापार के अंदर आपको तीन वर्ड होते हैं। पहला होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है डायरेक्शन और तीसरा होता है कंपोजिशन, ठीक है। मतलब क्या होता है? विदेशी व्यापार की रचना, दिशा और परिमाण। परिमाण का मतलब होता है, तीनों का मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि तीनों का मीनिंग क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है कि आप कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करें तो भाई हम इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, हमारा जो परिमाण था वो अनुकूल दर्जे का था। तो अगर हम परिमाण का मतलब क्या होता है? कितना कर रहे हैं। दूसरा होता है विदेशी व्यापार की रचना। रचना का क्या मतलब होता है? रचना का मतलब होता है कि जो आप आयात निर्यात कर रहे हो वो किन किन चीज़ों का कर रहे हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करें तो भाई हम जो है कच्चा रेशम, कपास, ऊन, पटसन, नील, इन सब चीज़ों की क्या करते थे? ब्रिटेन को जो है ये सारी चीज़ें भारत से ब्रिटेन की ओर जाती थी। और दिशा की अगर हम बात करें तो दिशा का मतलब होता है किन किन देशों के साथ आप आयात निर्यात करते हो।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा जो मोस्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो ग्रेट ब्रिटेन तक ही सीमित था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिमाण, रचना और दिशा। परिमाण का मतलब कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, रचना का मतलब किन किन आइटम्स का, किन किन मदों का हो रहा है, और दिशा का मतलब किन देशों के साथ हो रहा है। तीनों में से किसी का मीनिंग पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको जो बताया ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय का बताया है। ठीक है, बाद की अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विदेशी व्यापार की अगर हम दिशा की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि अब हमारे किन किन देशों के साथ आयात निर्यात होता है। पहले तो हमारा केवल भारत और ग्रेट ब्रिटेन तक ही सीमित था, लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। वर्तमान में हमारे जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं वो कौन कौन से हैं? वो है अमेरिका, चीन और यूएई। इन तीनों देशों के साथ हमारा मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इन 3 देशों के साथ अभी होता है। ठीक है, अभी हम इन 3 देशों के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम आज़ाद हुए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो विदेशी व्यापार के अंदर 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। एक होता है आयात प्रतिस्थापन, एक होता है निर्यात प्रोत्साहन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1950 से लेके 1990 तक, इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो हमने किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, या मैंने यहाँ पे लिखा है आयात प्रतिस्थापन। हमने इस 40 सालों में 1950 से लेके 1990 तक जिस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था वो था आयात प्रतिस्थापन, या इसी को ही आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति कहते हैं, या इसी को ही अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहते हैं। तीनों इसी के ही नाम है। और ये क्या कहती है? आयात प्रतिस्थापन, कि हमें दूसरे देशों से आयात नहीं करना है। आप जो दूसरे देशों से आयात करते हो उसको खुद अपने ही देश में बनाइए, आयात नहीं करना, विदेशी मुद्रा बचाइए। तो हमने 40 सालों तक इसी स्ट्रैटेजी को फोकस किया था, लेकिन 1990 तक आते आते हमें संकट का सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से हमें इसको ख़त्म करना पड़ गया था। यह हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाले चैप्टर में बात करेंगे। अब सरकार ने इन 40 सालों में कि हम दूसरे देशों के साथ कैसे भी करके आयात ना करें, तो उसके लिए 2 टूल होते हैं सरकार के पास। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। पहला है टैरिफ, जिसको आप प्रशुल्क भी कह सकते हो। ये क्या होता है? जब हम दूसरे देशों से आयात करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो टैरिफ की कह लो बात, या प्रशुल्क की कह लीजिए, ये आयात पे लगने वाला टैक्स होता है। तो टैक्स से क्या होता है? कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो फिर लोगों को ये देखना पड़ता है कि आयात किया जाए या नहीं किया जाए। तो पहला जो टूल है सरकार के पास कि देश के लोग जो हैं वो आयात ना करें, पहला है टैक्स, सरकार टैक्स लगा देती है। और दूसरा जो होता है कोटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि कोटा क्या होता है 1 नंबर में। तो सरकार ये चाहती है कि हम दूसरे देशों से आयात ना करें, तो करें तो बिल्कुल मिनिमम करें। तो जब सरकार आयात की मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर देती है कि भाई आप दूसरे देशों से केवल इतना ही आयात कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ को कोटा कहते हैं। ये 2 टूल होते हैं सरकार के पास, जो कि आयात प्रतिस्थापन में इन 40 सालों में सरकार ने इन दोनों टूलों का यूज़ करके आयात को क्या करा? रोका। ये आपको ध्यान रखना है। और फेमा को जो लागू किया गया था, आया तो वो 1999 में था, लेकिन अगर हम लागू की बात करें तो 1 जून सन 2000 को फेमा जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, आप चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फेरा का भी पूछ सकता है, फेरा कब लागू हुआ, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लीजिएगा, एक बारी नेट पे देख लीजिएगा फेरा कब लागू हुआ। उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। निर्यात और आयात के अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्यापार शेष 1 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है, मैंने आपको बोला 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, एक होता है आयात प्रतिस्थापन और एक होता है निर्यात प्रोत्साहन। तो आयात प्रतिस्थापन के 3 नाम है और निर्यात के 2 नाम है। निर्यात प्रोत्साहन कह लीजिए या बाहरी दृष्टि व्यापार रणनीति कह लीजिए, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, ये किस चीज़ पर फोकस करती है? ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो और विदेशी मुद्रा कमाओ। जबकि आयात प्रतिस्थापन क्या कहता है? आयात प्रतिस्थापन कहता है आयात नहीं करना, विदेशी मुद्रा बचाओ। तो दोनों स्ट्रैटेजी में वो दोनों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस चीज़ पे फोकस करती है।
उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें भारत का हिस्सा कितना है, तो 1.3% जो है भारत का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू 2009 एंड 2010। और अगर आयात की अगर हम बात करते हैं तो 1.9% जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें भारत का इतना हिस्सा है। तो ये डेटा आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है जी। बाकी मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, तो एक बारी आप ये सारा डेटा तो आपको घोल के ही पी जाना है, और जो मैंने कॉपी बनाने के लिए बोली आप उस कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको बताता रहूँगा और ये डेटा आपके बहुत ही ज़्यादा काम आना है। जब आपके अभी सितंबर में एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर आपको देखी जाएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो एक कॉपी बना लीजिए, 5 चैप्टर के मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसे ही सिस्टमेटिक वे से हम चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आपने कॉपी बना के आप इसको नोट कर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।